हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन इरा फैन फिक्शन में। एंड ये द रोड दैट नेवर एंड्स का सेकंड लास्ट लास्ट पार्ट है, क्योंकि आप सभी ने कमेंट्स में देखा। मेरी प्यारी डियर नीलिमा ने कमेंट किया था कि उन्हें इस स्टोरी का एक एपिलॉग चाहिए। वो चाहती हैं कि आगे क्या हुआ था ये उन्हें पता चले, तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये एपिलॉग बनाया है, जो कि स्टोरी में था ही नहीं, पर मैंने बना दिया है। आई होप नीलिमा आपको पसंद आएगा। देन आप सभी गाइस, आप सभी एंजॉय करेंगे। तो हम वही सीन पे आते हैं जब सब लोग बाहर निकलने की खुशी मना रहे थे। तभी जो है जियांग चैंग, वो इधर-उधर देखता है। उन लोगों को एक कार नज़र आ रही थी दूर से। फिर उसके बाद सब उठते हैं और वो उस कार वाले से लिफ्ट माँगते हैं। वो कार वाला पहले इन लोगों की हालत देख के तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उसके बाद जियांग चैंग बोलता है, "घबराओ नहीं, हम बस फँस गए थे।" जिसके बाद वो कार वाला उन्हें बहुत अजीब नज़र से देखते हुए पूछता है, "आप लोगों को कहाँ जाना है?" जिस पर जियांग चैंग बोलता है, "तुम बस हमें बस स्टॉप तक पहुँचा दो, फिर तुम भी निकल जाना।" जिस पर वो हमें अपना सिर हिलाता है और उन सभी को बस स्टेशन तक छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग वांगजी, जियांग चैंग और युवान और साथ में वैन निंग, वो सभी एक-दूसरे को देखते हैं और फिर जियांग चैंग वांगजी और विंग को गले लगाकर कहता है, "तुम दोनों को मैं याद रखूँगा। हम दोनों फिर से मिलेंगे तुमसे।" और वांगजी भी हमें सिर हिलाता है और जो जियांग चैंग है वो फैसला करता है कि वो सिजुई को अपने साथ ही रखेगा। देन उसके बाद विंग और वांगजी वो सोचते हैं कि वो वैन निंग को अपने साथ ले जाएँगे। ऐसा करके जियांग चैंग और सिजुई एक तरफ और विंग वांगजी और वैन निंग एक तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हम जियांग चैंग को देखते हैं, वो अपने घर आया था। इतने सालों बाद वो अपने घर को देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन आते ही उस पर एक पहाड़ टूट पड़ा था और वो ये था कि उसकी माँ अब नहीं रही। जियांग चैंग बहुत टूट गया था, उसे सँभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर सिजुई ने उसे सँभाला। जियांग चैंग ने उसे गले लगाया और बोला, "वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, पर अब अब मैं उनसे कैसे मिलूँगा?" जैसे ही जियांग चैंग अपना घर पहुँचा था, कुछ पड़ोसी भी उसके पास आ गए थे और सब पूछने लगे थे कि आखिरकार तुम कहाँ थे? तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ तड़प-तड़प के मर गई थी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग और ज़्यादा टूट गया था। सिजुई ने किसी तरीके से जियांग चैंग को सँभाला। दिन बीते और फिर उसके बाद जियांग चैंग ने जब खुद को सँभाल लिया, तब उसने सिजुई के बारे में पूछा। तो सिजुई ने बताया कि वो एक अनाथ था, उसके आस-पास कोई भी नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ढूँढ रहा होगा। जिस पर जियांग चैंग बोलता है, "अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं भी अकेला हूँ।" जिस पर सिजुई हाँ कहता है और उसे भाई कहकर गले लगा लेता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों साथ ही रहेंगे एज़ अ भाई, यानी कि ब्रदर्स। कुछ अनाप-शनाप मत समझना। ना हो। अब हम विंग वांगजी की तरफ देखते हैं। वो लोग सीधा वांगजी के घर गए थे, क्योंकि वहाँ पर से वांगजी का घर ही सबसे ज़्यादा पास पड़ रहा था। उनके साथ छोटा-सा वैन निंग था। जैसे ही वांगजी और विंग की फैमिली ने उन्हें देखा, दरअसल वांगजी की फैमिली के घर पर विंग की फैमिली भी आई हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन दोनों का पता नहीं था, तो वहाँ वो पता लगाने के लिए ही आए थे। पर जब उन्होंने विंग और वांगजी को आते हुए देखा, तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मिसेस लैन और मिसेस वी वो तो रो पड़ी थी। उन्होंने विंग और वांगजी को गले लगा लिया था और उनसे पूछा था कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गए थे। विंग और वांगजी ने पहले एक-दूसरे की तरफ देखा था और उन्होंने आँखों ही आँखों में सोच लिया था कि बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि आखिरकार वो लोग कहाँ फँसे थे। जिस पर वांगजी ने कहा कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जो वैन थी, वो खाई में चली गई थी और हम लोग जंगल में फँस गए थे। ये कहकर उन लोगों ने बातों को छुपाया था। फिर मिसेस वेई ने वह निंग को देख के पूछा था, "ये बच्चा कौन है?" जिस पर वांगजी ने वह निंग का हाथ पकड़ते हुए कहा था, "ये बच्चा भी एक्सीडेंट वाले केस का ही हिस्सा है।" जिस पर मिसेस लैन ने पूछा था, "मतलब?" तब वांगजी ने बताया था कि उनका दूसरी कार के साथ टक्कर हुआ था और दोनों की ही कार खाई में चली गई थी, जिसमें वैनिंग अकेला बच पाया और उनके माता-पिता नहीं रहे। ये बात सुनकर मिसेस लैनी को बहुत ज़्यादा, मतलब मिसेस लैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उन्होंने वैनिंग को गले से लगा लिया था। वैनिंग शांत था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। असल में
वैन निंग और उसकी पूरी फैमिली ही उस टाउन में फँसी हुई थी और वैन निंग की आँखों के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को उन क्रिएचर्स ने ख़त्म कर दिया था। तो वैन निंग इकलौता ही बचा हुआ था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, ये उसकी रियलिटी थी। पर जबकि वांग जी ने उसके लिए ये सब बता दिया था, तो वैन निंग ने भी कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद विंग और वांग जी और वैन निंग लैन हाउस में रहते हैं। वो लोग फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं एंड देन आराम करते हैं। अब विंग और वांग जी कमरे में अकेले बैठे हुए थे और वैन निंग को एक अलग से रूम दिया गया था। वैन निंग वहाँ आराम कर रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, "विंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना था।" जिस पर वांग जी मतलब विंग बोलता है, "हाँ, बोलो ना लैन-सैन।" जिस पर वांग जी उनसे बोलता है, "तुमने जो वैन निंग के बारे में कहा था कि तुम उसे गोद ले लोगे, तो क्या तुम वाक़ई में उसे गोद लोगे?" जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, "मैं तो उसे गोद लेना चाहता हूँ, तुम क्या बोलते हो बताओ?" जिस पर वांग जी विंग के चेहरे पर हाथ रख के बोलता है, "तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा।" जिस पर विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, "वो अच्छा बच्चा है, हमें उसे रख लेना चाहिए।" जिस पर वांग जी भी हाँ कहता है और ये बात मिसेस लैंग सुन रही थी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो नीचे आ गई थी। फिर कुछ समय के बाद विंग और वांग जी भी नीचे आए हुए थे। दोनों ही फैमिलीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी। विंग और वांग जी वहाँ पर बैठते हैं। देन वो बताते हैं कि वो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी फैमिली वो शॉक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता था कि विंग और वांग जी एक-दूसरे को पसंद करते हैं और वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। जब विंग और वांग जी देखते हैं कि उनकी फैमिली शॉक नहीं हुई है, तो विंग पूछता है, "क्या आप लोगों को शॉक नहीं लगा?" जिस पर मिसेस वी कहती है, "बिल्कुल भी नहीं, हमें तो पता था कि तुम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हो। हम तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि तुम लोग कब हाँ बोलो और हम तुम दोनों की शादी करा डालें।" जिस पर खुद विंग ही हैरान हो जाता है। उसके बाद वांग जी के फादर वांग जी से कहते हैं, "अगर तुम दोनों चाहो तो हम तुम दोनों की शादी करा देते हैं।" जिस पर वांग जी भी हाँ में सिर हिलाता है। अब धीरे-धीरे समय बीतता है और लगभग 1 हफ्ते हो चुके थे। विंग और वांग जी वो दोनों शादी के लिए तैयार थे। हर जगह फूलों से सजा रखा हुआ था। देन विंग और वांग जी स्टेज पर वॉव्स ले रहे थे। उनकी शादी हो रही थी और वहीं स्टेज के नीचे जियांग चैंग और सिजुई भी खड़े हुए थे। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। देन उन्हीं के बगल में वैन निंग भी खड़ा हुआ था। उन दोनों की शादी होती है। देन एक वकील आता है एंड वकील पूरी तरीके से अडॉप्ट का जो मतलब जो लीगल प्रोसीजर होता है पेपर्स वगैरह वो रेडी करके लाया था और विंग और वांग जी उसमें साइन करते हैं और वैन निंग को वो गोद ले लेते हैं। इससे उनकी फैमिली वालों को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि विंग और वांग जी जानते थे कि वैन निंग का कोई भी ठिकाना नहीं है और अगर वो उन्हें छोड़ देगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा बच्चा। तो इसलिए उन्होंने उसे गोद ले लिया था और उन दोनों की फैमिली ने यानी कि विंग और वांग जी की फैमिली ने बिना चूँ-चाकर किए इस बात को मान लिया था। अब लीगली वैन निंग विंग और वांग जी का बच्चा था। अब उन दोनों की शादी हो जाती है और जो जियांग चैंग है और सिजुई है, वो उन दोनों को बधाइयाँ विश करते हैं एंड उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। फिर उसके बाद अ, जियांग चैंग बताता है कि उसकी माँ नहीं रही। ये बात सुनकर विंग को बुरा लगता है और वांग जी भी दुखी होता है। फिर उसके बाद जियांग चैंग मुस्कुराकर बताता है कि वो अकेला नहीं है, वो अपने छोटे भाई सिजुई के साथ रहेगा। जिस पर विंग और वांग जी मुस्कुराते हैं और अब वाक़ई में वैन निंग भी खुश लग रहा था अपने नए माता-पिता को पाके। ऐसा लग रहा था जैसे वाक़ई में ये दुनिया स्वर्ग हो और सभी के सभी हमारे पाँचों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आती है नाइट का समय, विंग और वांग जी अपने रूम में थे। विंग बैठा हुआ था और वांग जी विंग के गोद में सर रख के लेटा हुआ था। विंग उसके बालों को सहला रहा था और वांग जी धीरे-धीरे अपनी उँगलियों से विंग के लिप्स को छू रहा था। तभी विंग बोलता है, "क्या कर रहे हो?" तभी वांग जी बोलता है, "अभी तो कुछ किया ही नहीं, करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो।" जिस पर विंग मुस्कुराता है और वांग जी उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। देन उन दोनों की खूबसूरत सी वेडिंग नाइट गुज़रती है। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि बादल गरज रहे हैं और वो बादल जब गरज रहे हैं तब उनसे रेड कलर की लाइटनिंग आ रही है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से एक हाथ निकल के आता है, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। बिल्कुल उन क्रिएचर्स के हाथ की तरह। विंग और वांग जी अपने में ही मग्न थे। जियांग चैंग और सिजुई वो तो सोए हुए थे, लेकिन हमारा बच्चा जो कि छोटा-सा वैन निंग था, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो नींद से चौंक कर उठता है और वो घबराहट से धीरे-धीरे विंडो के पास जाता है और वो देखता है कि बादल गरज रहे हैं और एक लाइटनिंग रेड कलर की लाइटनिंग
पूरे बादल में फैल गई है और वो देखता है अपनी आँखों के सामने कि वहाँ एक हाथ निकल के आया है और देखते ही देखते वो वापस उस बादल के अंदर चला गया है। ये देखकर वैनिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वैनिक घबराहट से बोलता है, क्या वाक़ई में हम बाहर आ गए हैं? या फिर ये भी एक भूल-भुलैया है? क्या हो रहा है? और गाइस यहीं पर हम इस सेकंड लास्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं। डियर नीलिमा, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि जो वेन्निंग है उसका फ्यूचर जो है अब हमारे वंशुन के साथ है। देन जियांग चैंग एंड सिजुई भी हैप्पी हैं एंड विंग और वांगजी ने अपने मैरिड लाइफ़ को जो है उन लोगों ने शुरुआत कर ली है। पर जो अभी वेन्निंग ने देखा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरा आदत है कि मैं तड़का-फड़का लगा देती हूँ, तो मैंने और लगा दिया है। उम्मीद है आपको ये छोटा-सा एपिलॉग पसंद आया होगा डियर। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि इसका एपिलॉग लाऊँगी, पर आपके कहने पर ही मैंने स्पेशल इस एपिलॉग को जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड किया है क्योंकि समय कम था और काम ज़्यादा था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अब हम अपनी न्यू दूसरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आप ज़रूर सुन के बताइएगा कि आपको मेरी न्यू स्टोरी कैसी लगी। ये रोड दैट नेवर एंड का जो लास्ट एपिलॉग था, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी अगली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इस स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ये स्टोरी बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। ये एक क्राइम स्टोरी है, मैं बता सकती हूँ ये। और मैं पहले से ही बता देती हूँ आप लोगों को। वांगजी इसमें क्रिमिनल है, देन विंग विक्टिम है। वांगजी के हाथों विंग बलि चढ़ने वाला है। कोई भी लव स्टोरी ये नहीं है, बस डिज़ायर है एंड देन क्रिमिनैलिटी है, ये है इसमें। पर इसके पहले तो आपको विंग के लिए बुरा लगेगा, देन फिर उसके बाद विंग जब वांगजी का हश्र करेगा, उसके बाद शायद आपको वांगजी के लिए भी बुरा लग सकता है। तो इसलिए पहले पूरी स्टोरी को सुने, फिर उसके बाद आप लोग बात करेंगे। पहले से कोई भी आके कुछ भी नहीं बोलेगा, पहले पूरी स्टोरी को सुनिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा। क्योंकि हमेशा रोमांटिक दिखाना, हमेशा फ़नी दिखाना, ये नहीं हो सकता। रियलिटी भी कभी-कभी सामने आनी चाहिए। तो गाइस, ये विलेन एंड विक्टिम की कहानी है। देन ये एक हॉरर भी स्टोरी है। पहले तो ये क्राइम पे बेस्ड होगी, देन उसके बाद ये धीरे-धीरे हॉरर की तरफ चली जाएगी। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है इंटरनल टॉर्मेंट इन द डार्क। नाम से ही पता चल गया होगा कि कैसा होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। देन मैं पहले से ही बता रही हूँ, ये कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, हटके स्टोरी है। तो आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। देन अगर पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यूनमेंग शहर की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच लैन वांगची एक ऐसी छाया, एक ऐसा शख्स था जो कभी रोशनी में नहीं आता था। सुबह के लगभग 8:30 बजे वो अपने अपार्टमेंट से निकला। उसने काला सूट पहना हुआ था, उसके अंदर सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, देन टाई। उसकी टाई बिल्कुल सीधी थी, बाल पीछे कंघी किए हुए थे, बिल्कुल सलीकेदार। लेकिन चेहरा चेहरा इतना शांत था कि लगता था जैसे वो कोई मूर्ति हो, एक स्टैचू जिसे स्टॉप कर दिया गया हो। उसके चेहरे में कोई भावना ही नहीं बची थी। लोग उसे देखकर सोचते थे, ये कितना परफेक्ट आदमी है। लेकिन परफेक्शन के पीछे एक खालीपन भी था, एक ऐसा खालीपन जो सालों से बढ़ता ही जा रहा था। लोग जैसा लैन वांगजी के बारे में सोचते थे, असल में वो वैसा था ही नहीं। उसकी बड़ी सी कंपनी थी। उसकी कंपनी लैन एंटरप्राइजेस, ये उनकी कंपनी का नाम था। वो शहर के सबसे ऊंचे टावर में थी, लगभग 45 मंजिल थी उसमें, यानी कि वो 45 मंजिला थी। उस बिल्डिंग की लिफ्ट में वांगजी अकेला खड़ा रहता था, कोई बात नहीं करता था उससे। सभी सहकर्मी उसे कोल्ड प्रिंस कहते थे। उसके पीछे उसकी काफ़ी बुराइयां भी करते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने कोई उसे कुछ कह दे।
वांगजी कभी हँसता नहीं था, कभी गुस्सा नहीं दिखाता था। वो बस काम करता था, बस काम। ऐसा लगता था जैसे अगर वो एक दिन काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। वो कोट्स लिखता, मीटिंग्स अटेंड करता और लगभग शाम के 6 बजे वहाँ से निकल जाता। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई फैमिली कॉल नहीं। उसका भाई था, ऐसा नहीं था कि उसका फैमिली नहीं है। उसका भाई था, उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम था लैंसी चैन, जो शहर से बाहर रहता था और उससे बातें बहुत कम ही होती थी वांगजी की। ये वांगजी का था दिन का शेड्यूल, सवेरे से लेकर दिन का। लेकिन रात में वो कौन सा दरिंदा बन जाता था, आइए देखते हैं। वांगजी का दिन हमेशा से ही एक जैसा था, लेकिन उसकी रातें वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। रात में लैन वांगजी का असली चेहरा निकलता था। वो शहर के गलियों में घूमता था, कैमरे से बचते हुए और बिना निशान छोड़े। ये सब तो ठीक था, लेकिन शहर में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी। और वो ये थी कि अब तक उस शहर में लगभग 14 लोग गायब हो चुके थे। सबके केस अनसॉल्व्ड थे। पुलिस उन्हें रनवे या मेंटल हेल्थ इशू मानकर अपना फाइल बंद कर देती थी। लेकिन सच ये था कि वो सब लैन वांगजी के हाथों मारे जा चुके थे। कोई भी पैटर्न नहीं, कभी लड़का, कभी लड़की, कभी उम्र दराज लोग। बस एक ही चीज़ कॉमन थी, वो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता था। यानी कि हमारा लैन वांगजी, जो भी इंसान उसे खूबसूरत लगता था, बस वो उसके हत्थे चढ़ जाता था। वो उस पर फिदा हो जाता था। देन उसे किडनैप कर लिया जाता था और फिर वांगजी के सिर पे एक अलग सा जुनून चढ़ जाता था। फिर वो उसे किडनैप करता था और फिर टॉर्चर करता था और फिर मौत। वांगची के पास एक हथियार था। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो कुल्हाड़ी, बहुत ही तेज तर्रार कुल्हाड़ी। वो हमेशा उस कुल्हाड़ी को अपने पास रखता था, छुपा कर, क्योंकि वो इसी से ही उन लोगों को मारता था। वो कुल्हाड़ी उसके पास ही थी, पुरानी, जंग लगी हुई, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। इतनी तेज़ कि अगर वो कुल्हाड़ी किसी के गर्दन पर चले तो एक ही बार में वो गर्दन उड़ जाए। वो उसे अपने वेयर हाउस में रखता था। वो वेयर हाउस शहर के बाहर था, जहाँ कोई भी नहीं जाता था, जंगलों के बीचों बीच। अगर वहाँ कोई जा सकता था तो वो था लैन वांगजी, और दूसरा था जानवर। कभी कभी तो वांगजी जानवरों को भी मार दिया करता था। उसे दया ही नहीं आती थी किसी चीज़ पर। बस उसकी आँखों में एक खूबसूरती चुभी और वो उसे मार दिया करता था। हर बार लोगों को मार देने के बाद वो उसे साफ करता था, ऐसे जैसे उसे वो पवित्र चीज़ लग रही हो। उसे वो बहुत ही ज़्यादा मन लगा के साफ करता था। किसी भी जगह पे खून नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, देन वो गंदा नहीं लगना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। वांगजी का पागलपन था ये। देन फिर वो उन लाशों को ठिकाने लगा दिया करता था। किसी को भी कोई लाश नहीं मिलती थी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिरकार लोग कहाँ जा रहे हैं। ना कोई सुराग, ना कोई निशान, ना लाश, ना कोई लेटर, ना पैसे की फिरौती, कुछ नहीं। बस गायब। और फिर वो इंसान कभी भी नहीं आते थे। लेकिन सब चीज़ हमेशा ऐसा ही चलता रहे, ज़रूरी तो नहीं। आखिरकार एक इंसान कब तक ही अपने गुनाहों के नीचे छुप कर रह सकता है। कभी न कभी उसके गुनाह तो सामने आते ही हैं और उसे उसके किए की सज़ा भी बहुत भयानक मिलती है। और ऐसा ही कुछ होने वाला था वांगजी के साथ भी। एक शाम, 15 अक्टूबर की शाम थी वो। उस दिन सब कुछ बदल गया था। अचानक से एक तेज तूफान आया और वांगजी को ले उड़ा। लैन वांगजी लेट नाइट शिफ्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। वो हमेशा की तरह अपनी बीएमडब्ल्यू में बैठा था, लेकिन कॉफ़ी की ज़रूरत उसे पड़ रही थी। उसकी आंखें जवाब दे रही थी, लेकिन वांगजी सोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कॉफ़ी पीने का सोचता है। वो एक छोटे से 24/7 जो खुला रहता है, शॉप जो 24/7 खुला रहता है, वो उस कैफ़े में जाता है।
उस कैफ़े का नाम था लोटस ब्रावे। वो वहाँ रुकता है। वो कैफ़े युनमेंग के पुराने इलाके में था। देन उन कैफ़े में ज़्यादातर स्टूडेंट्स और नाइट्स वर्कर आते थे। वांगजी अपनी कार से उतरा और उसने एक नज़र उस कैफ़े को देखा। देन उसके बाद वो उस कैफ़े के अंदर चला गया। वो काउंटर के पास पहुंचा। काउंटर पर एक इंसान था। वो इंसान और कोई नहीं, वेइंग था। वेइंग के लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी सफ़ेद एप्रन में कॉफ़ी के दाग लगे हुए थे। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि पूरा कैफ़े रोशन हो जाता था। वो कस्टमर से मज़ाक कर रहा था। अरे सर, इतनी मीठी कॉफ़ी पियोगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं इलाज भी कर दूँगा। ऐसा कहकर वो स्माइल किया करता था और उसकी वो खूबसूरत हँसी उस कैफ़े में गूंजा करती थी। और वांगजी भी आज वहीं आया था और वो अपनी आँखों के सामने विंग को हँसते हुए देख रहा था। लैन वांगजी ने जब पहली बार विंग को देखा तो उसने अपनी धड़कन को रुकता हुआ महसूस किया। वो अपनी आँखों से सब देख रहा था। वो विंग को नोटिस कर रहा था। जब काफ़ी देर तक वांगजी उसे घूरता रहा तब विंग को कुछ एहसास हुआ और विंग ने नोटिस किया कि उसे कोई इंसान देख रहा है। विंग ने वांगची की तरफ देखा पर वांगची ने 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रें विंग पर से नहीं हटाई। कुछ समय के बाद विंग वहाँ गया और बोला, सर, क्या लेंगे आप? कॉफ़ी। किस तरह की कॉफ़ी आपको चाहिए, बताइए, या कुछ स्पेशल आपके लिए करूँ? जिस पर लैन वांगची की आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने विंग के बातों का कोई जवाब नहीं दिया कुछ देर तक। फिर उसके बाद उसने बोला, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर। इस पर विंग ने मुस्कुराकर कहा, क्लासिक चॉइस है आपकी। बस 2 मिनट सर, मैं भी लेकर आता हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला गया। जब कॉफ़ी आई तो विंग ने कप पर एक छोटा सा स्माइली ड्रॉ किया हुआ था ताकि आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाए, यानी कि वांगजी का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। और विंग ने ये कहा भी, उसने कहा, सर, ये स्माइली मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। आप बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं। इतना सीरियस भी होना अच्छा नहीं है लाइफ के लिए। थोड़ा मुस्कुराया कीजिए। आपके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगेगी। ये विंग कह रहा था और वांगजी बस उसे देख रहा था। लैन वांगजी ने कप लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। वो उसने कॉफ़ी ख़त्म किया और वो कॉफ़ी पीते-पीते बस विंग को ही देख रहा था और विंग इस बात से अनजान था क्योंकि वो तो अपने कामों में बिज़ी था। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वांगजी की डार्क निगाहें उसी पर ही टिकी हुई थी। अब वांगजी कॉफ़ी ख़त्म करता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन कार में बैठकर भी वो मुस्कान वो भूल नहीं पाया था विंग की मुस्कान को। वो विंग का मुस्कुराना, वो आँखें, वो हँसी, उसका वो खूबसूरत सा चमकता चेहरा और उसका वो खूबसूरत फ़िगर। वांगजी उस रात घर पहुँचकर उसने अपना कंप्यूटर खोला। वो विंग के बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन वो आखिरकार विंग के बारे में पता लगाए तो लगाए कैसे? उसे विंग का नाम ही पता नहीं था, लेकिन उसे कैफ़े का तो नाम पता था ना। वांगजी ने उस कैफ़े का नाम ऑनलाइन सर्च किया, लोटस ब्रावे युनमिंग कैफ़े, लेकिन उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर उसने इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब देखा और आखिरकार वांगजी को एक स्टोरी मिली। वो उसी कैफ़े की थी, ऑफ़िशियल अकाउंट पर। उसने इस स्टोरी में देखा कि विंग अपने कुछ ग्राहकों के साथ फ़ोटो ले रहा था और इसी की स्टोरी वहाँ पर लगी हुई थी। वांगजी ने जब विंग को देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। वो मुस्कुरा रहा था और बार-बार विंग को देख रहा था और वहीं विंग का नाम भी अब वांगजी को पता चल गया था कि आखिरकार इस खूबसूरत लड़के का नाम विंग है। वांगजी बार-बार उस स्टोरी को देख रहा था जिसमें विंग खुलकर हंस रहा था और अपने कस्टमर्स के साथ उसने खूबसूरत सा पिक अपना लिया था, देन उसकी स्टोरी लगाई थी
और वहाँ पर विंग का नाम भी लिखा हुआ था, वांगजी। वो कब से इस फ़ोटो को यानी कि इस स्टोरी को घूर-घूर के देख रहा था और उसे उस स्टोरीज़ को देखते हुए लगभग 1 या फिर 1.5 घंटे हो चुके थे और तब तक वांगची ने लगभग 1000 बार उस स्टोरी को देख लिया था। वो उस स्टोरी पर अपना हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और विंग का नाम लेता है और फिर उसके बाद लैन वांगची उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लेता है और फिर उसका प्रोफाइल ढूँढ निकालता है और वो सीधा विंग के प्रोफाइल में जा पहुँचता है, जिसमें विंग ने लिखा मतलब विंग के प्रोफाइल का नाम था विंग लोटिस। वांगची ने देखा कि वो उसका जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट नहीं है। वांगची ने उसे ओपन किया और फिर वो विंग के सभी पोस्ट को देखने लगा। विंग ने पोस्ट किए थे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के, देन स्टडी टेबल पर काफ़ी सारी किताबें, ये अलग-अलग पोस्ट थे उसके और कभी साइकिल चलाते हुए, कभी हँसते हुए, काफ़ी सारे उसने अपने पोस्ट में अपनी चीज़ों की, अपनी पर्सनल लाइफ़ को पोस्ट कर रखा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आप लोग भी इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को भी उसमें डालें। किसकी नज़र कैसी है, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर किसी की बुरी नज़र हुई, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें और अपनी पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा ऑनलाइन जगहों पे पोस्ट ना करें, यही बेटर होता है। तो हम वापस अपने स्टोरीज़ में आते हैं। वांगजी एक-एक करके विंग के सभी पोस्ट एंड सभी स्टोरीज़ को देख रहा था। तभी उसे विंग का एक पिक नज़र आता है। विंग बहुत ही खूबसूरत से हरे-भरे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने ग्रे कलर का जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी। देन विंग का जो सीना था, वो हल्का-सा दिख रहा था क्योंकि उसने 3-4 बटन खोल रखे थे और उसने अपनी आँखें बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर उन पेड़ों के ऊपर से खूबसूरत फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही थी और विंग उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। वांगची की नज़रें वहीं पर अटक गई थी और वहाँ नीचे लिखा हुआ था, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी सीरियस ऑल द टाइम। इसके बाद वहाँ नीचे हँसने का काफ़ी सारा इमोजी था। वांगची उस लिखे हुए शब्द को इग्नोर करके विंग को ही बार-बार देख रहा था। उस फ़ोटो से वांगची की नज़रें हट ही नहीं रही थी। तभी लैन वांगजी ने घंटों विंग के प्रोफाइल को स्क्रॉल किया। हर फ़ोटो में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी विंग की एक फ़ोटो वांगजी को नज़र आई, देन सेकंड में वांगजी को विंग और उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा ही कर वांगची ने पूरी रात निकाल दी। वांगची की पूरी रात वांगची के प्रोफाइल के साथ ही गुज़री थी। देन फिर अगले दिन वांगची फिर से उसी कैफ़े में गया। इस बार विंग ने उसे पहचान लिया और बोला, "अरे! अरे सर, आप तो वही हैं ना कल वाले? सीरियस सर? आज भी आपको ब्लैक कॉफ़ी ही चाहिए ना?" इस बात पर वांगजी ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके बाद अपना सिर हिला दिया। लेकिन इस बार वो थोड़ा रुका और बोला, "तुम यहाँ कब से काम करते हो?" इस बात पर विंग ने हँसकर कहा, "मैं मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो खुद का खर्चा तो खुद निकालना पड़ता है ना सर, इसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मज़ा आता है, लोग अच्छे मिलते हैं मुझे, जैसे कि आप।" इस बात पर लैन वांगची की आँखें सिकुड़ गई और वांगची ने अपनी आँखें सिकुड़ते हुए कहा, "अनाथ?" जिस पर विंग ने कहा, "हाँ सर, मैं अनाथ हूँ, बचपन से ही। लेकिन दोस्त है मेरे मेरे दोस्त का नाम जियांग चैंग, नेह सेंग एंड वैन नी, वो मेरी फैमिली जैसे ही हैं, मेरे सबसे प्यारे दोस्त।" इस बात पर लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वो बस अपनी कॉफ़ी के लिए वेट करता रहा। देन विंग ने उसे कॉफ़ी दी और उसने कॉफ़ी ली और वो वहाँ से चला गया। यानी कि वांगजी ने कॉफ़ी ली और वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसके मन में एक प्लान बन रहा था और वो प्लान आगे चल के उसी का ही क्रियाक्रम करने वाला था। जी हाँ दोस्तों,
वांगजी का प्लान आगे चल के वांगजी का ही क्रियाक्रम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वांगजी विंग का क्रियाक्रम नहीं करेगा, पहले वांगजी विंग का करेगा देन फिर विंग वांगजी का करेगा, वो आगे-आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वांगजी जो है वो प्लान बना रहा था। उस रात वांगजी ने विंग का फ़ोन नंबर ढूँढ निकाला और फिर कैफ़े की वेबसाइट पर उसने चेक किया, लेकिन वहाँ पर स्टाफ्स की लिस्ट नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया में उसे एक पोस्ट नज़र आया। उस पोस्ट में टैग था जिसमें लिखा हुआ था जियांग चैंग यूनमिंग। ये जियांग चैंग का ही ग्रुप था। उसने एक ग्रुप फ़ोटो पोस्ट किया था जिसमें विंग का नंबर भी कमेंट में था। ये देखकर वांगजी की हँसी दोगुनी हो गई थी। उसने उस नंबर को नोट कर लिया और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, या कह सकते हैं मोबाइल के खेल। मेरा मतलब है वांगजी ने विंग को ट्रैक करना शुरू कर दिया। यानी कि वांगजी का जो गेम है, जो ट्रैकिंग, वो उसने शुरू कर दिया। गाइस आपकी दीदी से सीरियस रहा नहीं जाता, इसलिए इस भयंकर सीरियस स्टोरी में भी कुछ ना कुछ लफड़े मैं कर रही हूँ, यानी कि हँसी मज़ाक कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं सीरियस नहीं हो पा रही हूँ, मुझे हँसी आ रही है बार-बार, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ हँसने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वापस से स्टोरी को। तो वांगजी का जो खेल था वो शुरू हो गया था। वो विंग को ट्रैक कर रहा था। बोले तो विंग पे अपनी पैनी नज़रें गड़ा के रखा हुआ था कि आखिरकार विंग करता क्या है? हमें देखना है उसकी लाइफ़। अब अगले कुछ दिन तक लैन वांगजी के लिए एक नई रूटीन बन गई थी। वो ऑफ़िस से निकलते ही सीधे लोटस ब्रवे जाता और वो उस कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पिया करता था। और जब उसे कॉफ़ी पीने का मन नहीं करता था, तो वहाँ पर वो सिर्फ़ बैठा करता था। घंटों-घंटों वहाँ वहाँ पर बैठकर विंग को ही घूरा करता था और विंग वो हर बार मुस्कुराता था उसे देखकर और उसे बोलता था, "अरे! रेगुलर कस्टमर बन गए हैं आप तो। आपका नाम क्या है?" जिस पर वांगजी ने बोला, "मेरा नाम लैन वांगजी है।" इस बात को सुनकर विंग ने कहा, "वाह! नाम भी कितना कूल है आपका। मतलब फॉरगेट एंड लेट गो वाला, है ना? मैं तो विंग हूँ, मतलब नो अ, रेस्ट्रिक्शंस एंड फिटिंग ना।" ये कहकर विंग हँसा और लैन वांगजी के सीने में कुछ कुछ कस सा गया उस वक़्त। वो हँसी, वो बेफ़िक्री, वो मासूमियत, ये सब वांगजी के सीने में अब चुभने लगा था। सब कुछ उसे उसकी तरफ खींच रहा था। वो बेकाबू हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे? अगर उसका बस चले तो वो अभी इसी वक़्त विंग को रातों-रात गायब कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल किलर था ना भाई, वो तो अपना कांड तो वो करेगा ही जैसा करता है, तो इसलिए वो रुका हुआ था कि वो अपने जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी से ही काम करेगा, इधर-उधर नहीं भटकेगा। देन अब विंग की शिफ्ट लगभग शाम के 4 से रात बजे तक की थी, तो लैन वांगजी वो सारा काला चिट्ठा निकाल रखा था विंग का, सब कुछ कर लिया था उसने। तो विंग की जो शिफ्टिंग थी वो 4 से शाम के 4 से रात के 12 बजे तक की होती थी। तो अब वांगजी को ये बात पता चल चुकी थी। अब लैन वांगजी बाहर पार्किंग में अपनी कार से उसे देखता रहता था कि कैसे वो काउंटर पर डांस करता है, कैसे कस्टमर से मज़ाक करता है, कभी थक कर काउंटर पर ही सिर रखकर लेट जाता है। एक बार तो उसने फ़ोन पर किसी से बात की थी और वांगची ने वो सुन लिया था। विंग ने फ़ोन पे कहा था, "हाँ, जियांग चैंग, मैं लेट आऊँगा। हाँ, हाँ, खाना ले आना। अरे प्यार से बोलना।" ये कहकर विंग अपने फ़ोन में दूसरी तरफ बात कर रहा था और लैन वांगजी ने उस कॉल को रिकॉर्ड किया था। पता नहीं कैसे किया था लेकिन कर लिया था। बाद में घर जाकर उसने उस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुना था और विंग की आवाज़ में वो गर्माहट थी जो उसे कभी नहीं मिली थी और वो आग की जगह विंग की आवाज़ सेक रहा था। तीसरे दिन वांगजी ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। उसने कैफ़े बंद होने के बाद विंग का इंतज़ार करने के बारे में सोचा। वो बाहर इंतज़ार कर रहा था विंग के बाहर निकलने का।
विंग कुछ समय के बाद उस कैफ़े से बाहर निकला। उसके कंधे पर उसका बैकपैक था और कानों में उसने हेडफ़ोन लगा रखे थे। विंग सीधा अपनी साइकिल के पास गया और वो अपनी साइकिल अनलॉक कर रहा था और उसी समय ही बारिश शुरू हो गई थी। वहीं लैन वांगजी ने अपना छाता खोला और उसके पास जाकर कहा, बारिश तेज है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अचानक से वांगजी के आ जाने पर विंग चौंक गया और उसने चौंक कर वांगजी को देखा। और ऐसा नहीं था कि विंग ने वांगजी को पहचाना नहीं। विंग ने वांगजी को तुरंत ही पहचान लिया था और विंग ने कहा, अरे आप? नहीं नहीं, मैं आदत मुझे आदत है इन सब की। मैं साइकिल से ही चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद वांगची ने कहा, लेकिन ट्रैफिक में साइकिल चलाना खतरनाक है। लैन वांगजी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जो विंग शायद समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग ने हंसकर कहा, ओह अच्छा चलिए, आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आज ही, ओके? अगर मेरे दोस्तों को पता चलेगा ना तो वो मुझे मार डालेंगे। मतलब सर, उनका कहना है कि मैं अनजान के साथ ना जाऊँ, है ना? वो केयर वाला लेक्चर आप तो समझ सकते हैं ना? जिस पर वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद विंग और वांगजी कार के पास चले गए। कार में बैठते ही विंग ने सीट बेल्ट लगाई और बोला, आपका घर कहाँ है? लगता है आप काफ़ी अमीर हैं, है ना? आपके पास तो बीएमडब्ल्यू भी है। वाओ! बोलिए ना, आपका घर कहाँ है? तभी वांगजी ने कहा, शहर के सेंटर में। तुम्हारा पता दो। जिस पर विंग ने लोकेशन अपनी शेयर कर दी थी। विंग के घर का लोकेशन एक पुराना अपार्टमेंट था, यानी कि पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, जहाँ जियांग चैंग के साथ वो रूम शेयर किया करता था। रास्ते में विंग ढेर सारी बातें कर रहा था। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, लेकिन पैसे के लिए कैफ़े में काम करना पड़ता है। सपना है अपना अपार्टमेंट लेने का, और मैं अपना एक स्टोर भी ओपन करना चाहता हूँ। ये करके विंग बता रहा था और पूछ भी रहा था, आप क्या करते हो? जिस पर वांगजी ने बोला, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जिस पर विंग ने कहा, वाह! आप तो कोड की जादूगर हो गए। मैं भी कोडिंग करता हूँ, लेकिन कभी बेसिक लेवल पर नहीं किया। आपको अगर समय मिले तो क्या आप मुझे सिखाओगे? जिस पर लैन वांगजी ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में प्लान था, यानी कि उसके मन में प्लान कुछ बन रहा था, जिससे विंग अनजान था। अभी तो मैं भी अनजान हूँ, क्योंकि इस स्टोरी को मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखा था, तो मुझे ठीक से याद नहीं। मैं बस फटाफट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है। बस इतना पता है कि वांगजी विलेन है एंड दैट विंग जो है वो विक्टिम है, इतना ही पता है। तो धीरे-धीरे मेरे लिए भी खुल रहे हैं कि मैंने क्या-क्या बकवास की है, तो वो धीरे-धीरे मुझे भी पता चलेगा। तो ओके, हम देखते हैं आगे। विंग को ड्रॉप करने के बाद वांगजी वापस से अपने घर लौट आया। उसी रात उसने विंग का फ़ोन हैक करने की कोशिश की। ओहो! देख रहे हो, हैकिंग पे उतर आया है बंदा। और वो हैकर नहीं था, यानी कि उसने हैकिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो हैकर नहीं था। तो इसलिए नहीं हुआ शायद उससे। लेकिन उसके पास टूल्स थे, कंपनी के रिसोर्सेज़ थे, मिले स्पाईवेयर थे, डार्क वेब से खरीदे हुए ट्रैक्स थे। इन सब का इस्तेमाल तो बंदा खूब ही करेगा, क्योंकि पैसे-वैसे दे के सारे जोड़ रखे थे उसने। तो सबसे पहले वांगजी ने लोकेशन ट्रैकिंग ऑन की। फिर उसके बाद जो विंग का फ़ोन था, हमारे विंग भाई साहब का फ़ोन, जो हमेशा ही अपना लोकेशन शेयर करता था दोस्तों के साथ, हो गया उसका फिर कांड, और क्या। यानी कि वांगजी ने उसे जो करना था उसने वो कर लिया। तो गाइस, आप लोग भी एकदम सतर्क रहें। वांगजी हमें भी ट्रैक कर लेगा, ऐसे करके नोटिफिकेशन ना देते रहें हर किसी को, लोकेशन ना शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को वांगजी नहीं मिलेगा, वांगजी की जगह में कोई और ही साइको मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इन सब झमेलों में ना पड़े, सत्य की राह पर चले। मेरा कहने का मतलब है कि सावधान रहें। चलिए, बीच बीच में बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो वांगजी ने जो कांड करना था वो कर लिया। फिर अगले हफ्ते वो और गहरा हो गया, यानी कि वांगजी ने और डीपली प्लानिंग करना शुरू कर दिया।
विंग की रोज़ की रूटीन उसने नोट करना शुरू कर दिया था। विंग सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी जाता, दोपहर में 2 से 4 पढ़ाई करता, फिर उसके बाद कैफ़े के लिए निकलता। कैफ़े में रात के 12 बजे के बाद वो घर जाता। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया से विंग के दोस्तों के नाम वांगजी को पता चल गए थे, जिसमें था जियांग चैंग, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप था। देन न्यू हुसैन, वो फैशनेबल था। एन वैनिंग, वो शांत था और केयरिंग था। वांगजी ने ये सब चीज़ें भी पता लगा ली थी। देन एक बार कैफ़े में जियांग चैंग आया। वो विंग से झगड़ा कर रहा था वहाँ पे। वो बोल रहा था, "तू लेट क्यों आया? मैंने कहा था ना 11 बजे घर आ जाना। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? कभी तो मेरी बात मान लिया कर, पागल कहीं का।" इस पर विंग ने हँसकर जो जियांग चैंग है उसे गले लगाते हुए बोला, "अरे भाई, बस 10 मिनट लेट हो गया हूँ यार। तू समझता है ना, ऐसे में इस कैफ़े को छोड़ के नहीं आ सकता। काम है यार, काम नहीं करेंगे तो पैसे तगड़े कैसे मिलेंगे, समझा कर।" जिस पर जियांग चैंग ने मुँह बनाते हुए कहा, "तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, मुझसे ले लेना। मैं तुझे कम पैसे देता हूँ क्या?" जिस पर विंग ने कहा, "मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खुद कमाने हैं।" ऐसे कहकर वो दोनों झगड़ रहे थे और ये सब चीज़ें लैन वांगजी बिल्ला बाहर से देख रहा था। वो जल रहा था, जल भून के राख हो गया था। यानी कि वांगजी जो व्हाइट कलर का बिल्ला था, वो जल भून के ब्लैक कलर का बिल्ला बन गया था और अपनी खूंखार आँखों से विंग को घूर रहा था। वो विंग को अकेला चाहता था, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ़ उसका। वांगजी चाहता था कि विंग सिर्फ उसका हो, उसके शरीर को कोई ना छुए, किसी का छुअन वो उसके शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा खुद को रोकते हुए उस सीन को देखा, जब जियांग चैंग वांगजी से यानी कि विंग से लिपटा हुआ था और विंग वो भी वांगजी मतलब जियांग चैंग को गले लगा रहा था। मुँह से बार-बार अलग ही अलग नाम निकल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स के कारण मेरा दिमाग इधर-उधर है, इसलिए जियांग चैंग, विंग, वांगजी ये सब मिक्स हो रहा है। तो आप लोग सँभाल लीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मतलब समझ जाइएगा, ओके? तो वांगजी से झेला नहीं जा रहा था कि जियांग चैंग विंग को टच कर रहा था। अब उस रात वांगजी ने विंग के बैग में छोटा-सा जीपीएस ट्रैकर डाल दिया। कैफ़े में जब वो कॉफ़ी ले रहा था, विंग बैक रूम में गया, यानी कि जो जहाँ पर सामान वगैरह रखे होते हैं ना, वहाँ गया। तो लैन वांगी ने झटके से ही उसका बैग खोला और उसके अंदर ट्रैकर लगा दिया था। एक छोटा-सा ब्लैक ट्रैकर, यानी कि ब्लैक कलर का। बैटरी उसकी 2 हफ्ते चलने वाली थी, यानी कि उस ट्रैकर की बैटरी 2 हफ्ते तक चलने वाली थी। तो 2 हफ्ते तक जो है विंग के बारे में वांगजी को सारी चीज़ें पता चलने वाली थी। अब वो रियल टाइम देख सकता था। मतलब विंग जो है क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, क्या-क्या उसके झमेले चल रहे हैं, उसे वो रियल टाइम में देख सकता था कि विंग कब कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब। एक दिन ट्रैकिंग से पता चला कि विंग यूनिवर्सिटी के पास एक पार्क में अकेला बैठा हुआ है। शाम के लगभग 7 बजे हुए हैं। वांगजी ने सोचा कि मौके पे चौका मारा जाए, तो वो अपना सारा काम-धाम छोड़ के वहाँ पहुँच गया और वो दूर से उसे देख रहा था। उसने देखा विंग किताब पढ़ रहा है और काफ़ी ताज़ी और खूबसूरत हवा चल रही है और उस हवा में विंग के बाल उड़ रहे हैं और उसका चेहरा शांत लग रहा है और वो सुकून के साथ बिना इधर-उधर की परवाह किए किताब पढ़ रहा है। वांगजी से रहा नहीं गया और वो उसके पास गया और उसने कहा, "तुम यहाँ?" वांगजी की आवाज़ को सुनकर विंग अचानक से चौंक गया और उसने चौंक कर वांगजी की तरफ देखा और बोला, "अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो?" जिस पर वांगजी ने विंग से कहा, "पहले मैंने पूछा था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" जिस पर विंग थोड़ा चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, "पास से गुज़र रहा था।" जिस पर वांगजी ने तुरंत कहा, "झूठ, झूठ बोल रहे हो।" जिस पर विंग ने कहा, "नहीं तो?" जिस पर वांगजी ने कहा, "अकेले हो, है ना?" इस बात पर विंग कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। उसने कहा, "हाँ, दोस्त लोग बिज़ी हैं, कभी-कभी अकेले बैठना अच्छा लगता है, इसलिए आ गया।" ये कहकर विंग ने अपनी नज़रें वांगजी से हटा ली और वहीं वांगजी वो भी विंग के पास ब्रेंच में जा बैठा। पहली बार वो दोनों इतने करीब थे। विंग की खुशबू वांगजी को फ़ील हुई, कॉफ़ी और कुछ मीठा-सा, शायद वो मीठी खुशबू शैम्पू की थी। इसके बाद
वांग जी ने बोला, तुम्हें अकेलापन अच्छा लगता है? तभी विंग ने कहा, नहीं, लेकिन आदत हो गई है। अनाथ होने का फ़ायदा। हाँ, इसे हम अनाथ होने का फ़ायदा समझ सकते हैं। अकेला ही रहना पड़ता है, खुद पर निर्भर रहना सीखना पड़ता है। ये कहकर विंग मुस्कुराया, पर दोस्त है ना, वो सँभाल लेते हैं, विंग ने कहा। तभी लैन वांगजी ने कहा, मैं भी अकेला हूँ। ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, सच में? आप जैसे परफेक्ट आदमी भी अकेले हैं? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जिस पर वांगजी ने कहा, परफेक्ट नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा कड़वाहट था, जो विंग समझ नहीं पाया। उसके बाद विंग ने वांगजी का कंधा थपथपाया और बोला, कोई बात नहीं, अगर कभी बात करनी हो तो कैफे आ जाना। मैं अच्छा सुनने वाला हूँ, आपकी सारी बातें सुन लूँगा और कुछ बोलूँगा भी नहीं। जैसे ही विंग ने ये कहा, उस पल लैन वांगजी ने फैसला कर लिया कि ये लड़का उसका ही होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो किसी का भी वो उसे नहीं होने देगा। जो कि ये इरादा बिल्कुल ही खतरनाक था, बहुत गंदा इरादा है ये। तो हम ये नहीं है कि वांगजी बढ़िया, मतलब है वांगजी हमारा हीरो है तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, वांगजी भी ऐसा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए सब तरीके से सब चीज़ों को देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस रात घर जाकर उसने वेयर हाउस तैयार किया, यानी कि अपने वेयर हाउस को तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे विंग के रूप में अपना शिकार मिल चुका था। उस वेयर हाउस की जगह, यानी कि जो जगह थी वो पुरानी पुरानी थी। जगह शहर से लगभग 40 किलोमीटर बाहर थी। सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया था। वहाँ एक कमरा था, सिर्फ एक कमरा, और वहाँ पर धातु का बिस्तर था। धातु मतलब कैसे बताऊँ? धातु मतलब समझ जाओ यार, मतलब बिस्तर था। देन जंजीरें थी। दीवारों पर साउंड प्रूफ फ़ोम था। सॉरी सॉरी गाइस। एंड देन सबसे ऊपर कुल्हाड़ी थी, वही कुल्हाड़ी जिससे वो कई लोगों को मार चुका था, और शायद अब इसी कुल्हाड़ी से विंग की भी मौत लिखी हुई थी, या फिर वांगजी की। आगे चल के पता चलेगा। वांगजी उस कुल्हाड़ी को लेता है, देन उसे पॉलिश करता रहता है। उसे पॉलिश करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को सजा रहा हो। वांगजी अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे पॉलिश कर रहा था कि तभी उसकी नज़र ट्रैकिंग ऐप पर गई। ट्रैकिंग ऐप में विंग की लोकेशन अब ब्लिंक कर रही थी। वो घर पर था, सुरक्षित अभी के लिए, लेकिन बाद में उसके साथ क्या होने वाला है वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन लैन वांगजी जानता था कि आखिरकार आगे क्या होगा। और अब समय आने वाला था, बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला था, जब वांगजी उसके साथ जो करना चाहता था वो करेगा। बहुत ही जल्दी विंग उसकी बाहों में होगा, ये वांगजी जान चुका था। अब आगे-आगे दिन बीतते गए और लैन वांगजी का मन अब पूरी तरह से विंग में डूब चुका था। हर सुबह वो उठता और सबसे पहले वो ट्रैकिंग ऐप चेक करता कि विंग अभी घर पर है या यूनिवर्सिटी जा रहा है। जीपीएस ट्रैक ब्लिंक करता। उसे देखकर उसे सुकून मिलता, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को देखकर खुश हो रहा हो। लेकिन सुकून नहीं था। ये एक सुकून नहीं था, ये एक भूख थी, जो धीरे-धीरे वांगजी के अंदर विंग को लेकर बढ़ती जा रही थी, और इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खूंखार होने वाला था। वांगची अब रोज कैफे जाता था, और कभी-कभी विंग खुद उसकी कॉफ़ी लेकर आ जाता था उसके पास और कहता था, आज स्पेशल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा शॉट डाला है, ताकि आप रात भर जग सको या सोच सको। ये कहकर विंग मुस्कुराता, और लैन वांगजी की आंखें विंग की उस मुस्कुराहट पर टिक जाती। वो सोचता, ये मुस्कान सिर्फ मेरी मेरी होनी चाहिए, और किसी का हक नहीं है इसे मुस्कुराते हुए देखना। अब एक शाम कैफे में कम भीड़ थी। विंग ब्रेक पर था और वो बाहर निकला, किसी काम से नहीं, बस थोड़ी सी ताज़ी हवा लेने के लिए। वहीं विंग के पीछे पीछे लैन वांगजी भी बाहर आया। लैन वांगजी को देखकर विंग ने कहा, आप फिर? यह कहकर विंग हंसने लगा। फिर उसने कहा, लगता है आपका ऑफिस इसी रास्ते पर है।
तभी वांग जी ने कहा, हाँ, इसी रास्ते पर है। लेकिन वांग जी ने साफ-साफ झूठ बोला था। वांग जी बोल रहा था, तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी? जिस पर विंग ने जवाब दिया, मेरी शिफ्टिंग आज रात के 11 बजे तक खत्म हो जाएगी। मेरा दोस्त है ना, जियांग चैंग, वो कह रहा था कि वो घर पर खाना बनाएगा, चाइनीज़। वो कुकिंग में मास्टर है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं लेट पहुंचा ना तो वो मुझे मार डालेगा। जिस पर लैन वांगजी ने पूछा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कितने क्लोज हैं? जिस पर विंग ने बोला, बहुत, बहुत ज़्यादा। जियांग चैंग तो मेरा भाई जैसा है। वो हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वही नी हुसैन, वो मेरे साथ आर्ट का काम करता है। और वैन निंग, वो बस चुपचाप मुझे सपोर्ट करता है। हम चारों मिलकर एक पूरी फैमिली हैं। विंग की आंखों में चमक आ गई थी ये कहते हुए। विंग ने बोला, कभी कभी सोचता हूँ अगर ये ना होते तो मैं टूट चुका होता। उस वक्त जब मेरे हालात बहुत बुरे थे, तब इन्होंने ही मुझे सहारा दिया। मेरे कंधे को पकड़कर मुझे उठाया और मुझे समझाया कि टूटने से कुछ नहीं होगा। जब जब मैं गिरा, मुझे उठाने के लिए मेरे ये तीनों दोस्त मेरे साथ थे। हम चारों ने बहुत कुछ सहा है और एक दूसरे की मदद की है, हर अच्छे हादसे में भी और बुरे हादसे में भी। इसलिए हम चारों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ऐसे लॉयल दोस्त तो होने ही चाहिए ना। ऐसा कहकर विंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन वहीं विंग इस बात से बेखबर था कि उसकी बात सुनकर लैन वांगजी की मुट्ठी कस गई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई और विंग को सपोर्ट करे। वो अकेला होना चाहिए, ताकि जब वो आए तो कोई उसे रोके नहीं। वांगजी यही सब अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा था। अब उस रात घर लौटते समय उसने अपना प्लान फाइनल किया। यानी कि उसी रात वो कांड करने वाला था जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, और विंग की भी। अगली बारिश वाली शाम विंग सामान लेने जाएगा, हमेशा की तरह 8:30 बजे के आसपास। कैफ़े से निकलकर वो जो सबसे ज़्यादा पास का स्टोर है, वो वहीं जाएगा। ट्रैकर से लोकेशन मिलेगा, देन कार से वो फॉलो करेगा एंड एक सुनसान गली में अपनी कार रोक देगा। क्लोरोफॉर्म जो कि वांगजी ने पहले से खरीद रखा था, एंड देन वो फिर विंग को ले आएगा। और वांगजी यही प्लान बना रहा था, ये वांगजी का प्लान था। फिर वांगजी ने वेयर हाउस चेक किया। उसने वेयर हाउस को अच्छे से चेक किया। जंजीरें मजबूत थी, बिस्तर साफ था, कुल्हाड़ी चमक रही थी। वो उसे छूकर बोला, अकेले में हम जल्दी मिलेंगे। विंग, और यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। तुम्हारे पास किसी और को मैं भटकने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। विंग। अब हमें यहाँ से सीन कट करके सीधा अगले दिन को ही दिखाया जाता है, जैसे कि वांगजी ने सोच रखा था। अगले दिन मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। तारीख थी 15 नवंबर और समय था शाम के 7:44। विंग कैफे से निकला। वो काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन खुश लग रहा था, क्योंकि उसे आज काफी अच्छे टिप मिले थे। विंग ने अपना बैग पैक किया। उसके बैकपैक में कुछ किताबें थीं, उसका फ़ोन था और फ़ोन चार्जर था और थोड़े पैसे भी थे। वो जियांग चैंग को मैसेज कर रहा था। उसने लिखा, भाई, 8:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। कुछ सामान ले लूं, थोड़ा दूध, ब्रेड और वो स्पाइसी नूडल्स जो तुझे पसंद है। और फिर मैं उसके बाद तुरंत ही अपार्टमेंट की तरफ आ जाऊँगा, जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। विंग ये सब मैसेज कर रहा था। जैसे ही विंग ने यह मैसेज किया, दूसरी तरफ से जियांग चैंग का रिप्लाई आया, ठीक है, जल्दी आ और अकेले मत घूमना रात में। मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाहर मौसम बहुत ख़राब है। जल्दी-जल्दी ले और जल्दी-जल्दी घर आ जा। इस पर विंग ने भी मुस्कुरा दिया। विंग हँस रहा था और बोला, अरे मैं बच्चा नहीं हूँ। जिस पर जियांग चैंग ने बोला, तू मेरे लिए मेरा बच्चा ही है। अब जल्दी से आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पे विंग ने भी में जो है मैसेज कर दिया। अब वो साइकिल चलाकर वहाँ से निकला।
बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की जो धार थी वो पतली थी, लेकिन काफ़ी तेज़ी से जो है बारिश बरस रही थी। सड़कें चिकनी हो गई थी और वो स्टोर की तरफ गया। लगभग 5 मिनट का ही रास्ता था और वहीं लैन वांगजी अपनी कार में था, जो दूर से उसे फ़ॉलो कर रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, हाथ में काफ़ी पसीने आ गए थे। पसीने से उसका हाथ गीला हो गया था, लेकिन चेहरा चेहरा शांत था, हमेशा की तरह। विंग स्टोर में गया, अंदर से कुछ चीज़ें ली, दूध का जो पैकेट था वो, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और एक चॉकलेट, और उसने अपने लिए ही वो चॉकलेट लिया था। फिर उसके बाद विंग ने बिल चुकाया और वहाँ से बाहर निकला। उसके हाथ में प्लास्टिक का बैग था और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जो उसने ले रखी थी वो भी उसने कैरी की हुई थी और उसके हाथ में उसका बैग भी लटक रहा था। अब बारिश जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो यानी कि जो विंग था वो साइकिल पर सवार हुआ, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। अरे यार! अरे यार वो विंग बड़बड़ाया। तभी एक काली बीएमडब्ल्यू उसके पास रुकी। विंग उसे देख रहा था। विंग को तो अभी ऐसा लगा जैसे वो गालियाँ ही बक देगा, क्योंकि अचानक से ही वो बीएमडब्ल्यू उसके सामने से आ गई थी। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ बोले, उस बीएमडब्ल्यू की खिड़की नीचे हुई और विंग ने देखा कि उसमें और कोई नहीं, लैन वांगजी है। विंग वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी ने कहा, विंग, बारिश में साइकिल से जा रहे हो? यहाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस बात पर विंग मुस्कुराया और कहा, अरे आप, हम फिर से टकरा गए। लेकिन नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा घर पास ही में है, मैं चला जाऊँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांगजी ने कहा, अरे! कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आओ, मैं छोड़ दूँगा। ट्रैफ़िक है और सामान भी भीग जाएगा, आओ। इस वक़्त जब वांगजी विंग से बात कर रहा था, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा नरम थी, लेकिन उसकी आँखों में वो अंधेरा था जो विंग देख नहीं पा रहा था। विंग थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ़ ड्रॉप तक, ओके? अगर जियांग चैंग को पता चलेगा तो वो मुझे लेक्चर देगा। ऐसा कहकर विंग कार में बैठ गया और बैग पीछे रख लिया और वांगची की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस बात पर लैन वांगजी ने मुस्कुराने की कोशिश की पहली बार और बोला, कोई बात नहीं। और फिर कार चल पड़ी उन दोनों की। कार चल तो पड़ी थी, लेकिन घर की तरफ नहीं। विंग ने ये बात 2 मिनट के बाद नोटिस की कि कार चल तो रही है, लेकिन उस एड्रेस की तरफ नहीं जा रही है जिस एड्रेस को विंग ने बताया था। तभी विंग ने वांगजी से कहा, अरे ये रास्ता तो नहीं है, मेरे ख्याल से आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप सुन रहे हैं? विंग ने ऐसा कहा, लेकिन वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और वांगजी ने तुरंत ही एक्सीलेटर दबा दिया। जिस पर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, अरे रुको! विंग की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। वो डर गया था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगजी ने दरवाज़ों को लॉक कर लिया था। तभी विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी लैन वांगजी ने एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे से क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा निकाला और उसे विंग विंग के नोज के पास ले गया। विंग छटपटाया, हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत बहुत कम थी। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और बहुत ही जल्दी वो शांत हो गया। तभी वांगजी ने उसे कहा, शांत हो जाओ माय बनी, खुदकना बंद करो, हम बहुत जल्दी ही घर जाएंगे। लान वांगजी ने विंग के कानों के पास ये फुसफुसाया था। विंग सुन रहा था। विंग का हाथ वांगजी के कॉलर के पास था और उसने कसकर उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। वांगजी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो विंग देख पा रहा था और फिर विंग बेहोश हो गया। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। कार शहर से बाहर निकल आई और वो वेयर हाउस की तरफ चलने लगी। लैन वांगजी ने रियर व्यू मिरर से देखा। विंग की नींद में यानी कि विंग नींद में उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था और खूबसूरत लग रहा था। तो ये वांगजी ने उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बार वांगजी की जो स्माइल थी वो बिल्कुल असली थी। वांगजी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और हर खूबसूरत चीज़ पर
सिर्फ़ मेरा ही हक है। तुम अब मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूँगा। ऐसा कहकर वांगची ने कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और कार देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गई। वांगची तेज़ी से कार बढ़ा रहा था और विंग एक बेजान लाश की तरह बैक सीट पे पड़ा हुआ था। और वहीं हम अब दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। 15 नवंबर की रात 12:15 में जियांग चैंग का फ़ोन बज रहा था। जियांग चैंग जो किचन में खड़ा था, उसने स्टोव पर नूडल्स उबालने के लिए छोड़ रखे थे और स्पाइसी सॉस तैयार कर रहा था, क्योंकि विंग को स्पाइसी सॉस बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो स्पेशली ये विंग के लिए ही बना रहा था। तभी जियांग चैंग ने घड़ी देखी और उसने फिर फ़ोन उठा लिया। विंग को मैसेज किए उसे लगभग 30 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तभी उसने फिर से विंग को मैसेज करते हुए लिखा, "कहाँ मर गया? खाना ठंडा हो रहा है। कहा था ना जल्दी आ जाना।" ये जियांग चैंग ने विंग को मैसेज किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी नहीं। और फिर जब उसने देखा कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब उसने फ़ोन किया। फ़ोन में बस रिंग ही जा रही थी। फिर उसने वॉइसमेल में विंग को कहा, "विंग फ़ोन उठा ले भाई।" वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। और फिर उसने न्यू सेंग को कॉल किया और न्यू सेंग से पूछा, "न्यू सेंग, विंग से बात हुई तुम्हारी?" तभी न्यू सेंग की आवाज़ नींद से भरी हुई आई दूसरी तरफ से। उसने बोला, "नहीं यार, क्यों? वो कैफ़े से निकला था ना, क्या वो अभी तक नहीं पहुँचा?" तभी जियांग चैंग ने कहा, "हाँ, लेकिन वो घर नहीं आया है, मैसेज भी नहीं पढ़ रहा है। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ यार, अब मुझे टेंशन होने लगी है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है।" जिस पर न्यू सैंग बोलता है, "अरे डर मत यार, कुछ नहीं होगा उसे। अरे हाँ, शायद उसका फ़ोन डेड हो गया होगा या किसी लड़की के साथ ये कहकर न्यू सैंग हँसा। लेकिन जियांग चैंग जो बिल्कुल सीरियस मूड में था, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा, "मज़ाक मत कर, वो ऐसा नहीं करता, तू अच्छे से जानता है।" जिस पर न्यू सैंग भी शांत हो गया और उसने बोला, सही कहा।" अब न्यू सैंग से कॉल पर बात कर लेने के बाद जियांग चैंग ने अगला कॉल वैन निंग को किया। वैन निंग जो हमेशा की तरह शांत था, उसने कहा, "भाई मैं अभी लोकेशन चेक करता हूँ। हमारा ग्रुप चैट में शेयर की थी ना उसने, मैं अभी देखता हूँ।" और ऐसा कहकर वैन निंग देखने लगा था। अब 2 मिनट बाद वैन निंग का मैसेज आया। उसने बोला, "लोकेशन ऑफ है। आखिरी लोकेशन 8:45 पर स्टोर के पास दिखा है, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है।" ये सुनकर, यानी कि ये मैसेज पढ़कर जियांग चैंग का दिल धक से रह गया। वो जैकेट पहनकर तुरंत ही बाहर निकला। बारिश अभी भी हो रही थी, सड़कें खाली थी। वो स्टोर की तरफ भागा। स्टोर वाला स्टोर वाला जो था वो अपना स्टोर बंद कर चुका था। बाहर सीसीटीवी था। जियांग चैंग ने दुकानदार को जगाया और बोला, "भाई, भाई प्लीज़, मेरा दोस्त यहाँ आया था। क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा है? बोलो, क्या आपने उसे देखा है? मेरा दोस्त।" दुकानदार ने अपनी आँखें मली और कहा, "हाँ, हाँ, एक लड़का आया था, सामान लिया, बाहर निकला, फिर एक काली कार रुकी थी, वो बैठ गया उसमें। उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा।" तभी जियांग चैंग ने पूछा, कार का नंबर बता सकते हो?" तभी उस दुकान वाले ने कहा, "याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो एक बीएमडब्ल्यू लग रही थी, काले कलर की थी।" ये सुनकर जियांग चैंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो और कुछ देर तक विंग को ढूँढता रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं लगेगा, वो वापस घर लौट गया। रात के लगभग 2 बजे हुए थे और विंग के तीनों दोस्त जग रहे थे। उन्होंने ग्रुप कॉल किया हुआ था। तीनों के तीनों ग्रुप कॉल पे थे। तभी न्यू सैंग ने कहा, "पुलिस वालों को कॉल करें क्या?" और फिर वैन निंग ने कहा, "अभी नहीं, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। 24 घंटे से अगर पहले गए तो पुलिस वाले हमें ही डाल देंगे जेल के अंदर।" तभी न्यू सैंग बोलता है, "तो फिर क्या करें?" जिस पर वैन निंग बोलता है, "पुलिस के पास ही जाएँगे, 24 घंटे होने दो।" वहीं जियांग चैंग, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो उन लोगों को बता चुका था, जो भी उसने पता लगाया था। यानी कि दुकानदार ने जो भी चीज़ बोला था, वो न्यू सेंग और वैन निंग को बता चुका था। जियांग चैंग एकदम चुप था। सभी उस वीडियो कॉल पर ही पूरी रात लगे हुए थे। सभी परेशान थे।
अब सुबह के 7 बजे जियांग चैंग तुरंत ही भागा स्टेशन की तरफ। 16 नवंबर की सुबह 7:30 बजे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई। इंस्पेक्टर ने फॉर्म भरा, नाम, उम्र, आखिरी बार कहाँ देखा था, ये सब पूछा और जियांग चैंग ने सब कुछ बताया और उसने विंग की फोटो भी दिखाई और बोला, हमारा दोस्त अनाथ है, लेकिन हमारे साथ ही रहता है, कभी ऐसा नहीं करता कि बिना बताए वो कहीं गायब हो जाए। इंस्पेक्टर ने जियांग चैंग की बात पर सिर हिलाया और बोला, बड़े शहर में ऐसे केस रोज आते हैं, ज्यादातर लोग खुद ही चले जाते हैं, लेकिन हम एफआईआर दर्ज करते हैं और सीसीटीवी भी चेक करेंगे। जियांग चैंग ने भी हाँ में सिर हिलाया और वहीं पर ही निह सेंग और वैनिंग भी खड़े हुए थे। सब चीज हो जाने के बाद उसके दोस्त बाहर निकले, यानी कि जियांग चैंग, निह सेंग और वैनिंग तीनों बाहर निकले। जियांग चैंग की आंखें पूरी लाल थी। जियांग चैंग ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो कार, वो बीएमडब्ल्यू, कौन होगा? तभी नीह सेंग ने कहा, हम खुद ढूंढे, कैफे से कैफे में पूछताछ करते हैं। और हाँ, और यूनिवर्सिटी में ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। किसी ने तो देखा होगा ना कोई तो हमें ज़रूर बताएगा। जिस पर जियांग चैंग और नीह सेंग ने भी हाँ में सिर हिलाया। वो लोग विंग को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेयर हाउस में उसी रात, जिस रात विंग गायब हुआ था, विंग की आंख धीरे धीरे खुली। उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसका सिर दर्द कर रहा था, उसका मुंह सूखा हुआ था, हाथ पैर भारी हो गए थे। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन ये बिस्तर नहीं था, ये ठंडा लोहे का फ्रेम था। यानी कि ये समझ लो कि लोहे का बिस्तर, ये आप समझ सकते हो। और उसके हाथों में, यानी कि उसकी कलाइयों पे जंजीर जकड़ी हुई थी, कस के कसी हुई थी वो जंजीरें। और कमरा, जिस कमरे में वो था, वो पूरा अंधेरा था। वहां सिर्फ एक छोटी सी बल्ब जल रही थी और वहीं हवा में एक अजीब सी सड़न वाली बदबू थी और साथ ही ढेर सारे धातुओं की महक आ रही थी। विंग धीरे धीरे खुद को संभालता है, होश में आने की कोशिश करता है। वो आवाज लगाता है, कौन है? कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा खुला और लैन वांगजी अंदर आया। उसने वही सूट पहन रखा था। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अलग लग रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे वो भूखी हो। तभी उसने कहा, तुम जाग गए, अच्छा है। ये सुनकर विंग की सांसें रुक सी गई। आप, लैन वांगजी, ये क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बंदी बना के रखा है? तभी लैन वांगजी विंग के पास आया और उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसकी उंगलियां विंग के गालों को छू रही थी। उसने बहुत ही डार्क आवाज में कहा, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे पसंद भी। जैसे ही विंग ने यह सुना, वो थोड़ा सा पीछे हट गया और जैसे ही वो पीछे हटा, उसकी जंजीर खनक गई, यानी कि जंजीर खनकने की आवाज आई। विंग डर से कांप गया। विंग ने रोते हुए कहा, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मुझे घर जाने दो। मेरे दोस्त वो इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज। विंग की बात सुनकर लैन वांगजी ने अपना सर हिलाया और काफी भारी आवाज में कहा, इंतजार। इंतजार। अब कोई इंतजार नहीं करेगा तुम्हारा। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? एक बार लैन वांगजी ने किसी को पसंद कर लिया तो कर लिया, और अब तुम मुझे पसंद हो, या फिर ये कह सकते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, मेरे अलावा कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। यही तुम्हारी दुनिया है और मैं ही तुम्हारा फैमिली हूँ, कोई और नहीं। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। लैन वांगजी ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो बस विंग को देखता रहा। फिर वो उठा और दरवाजे की तरफ चला गया।
यानी कि वो बाहर चला गया था और जाते वक़्त उसने कहा, "रात अच्छी गुज़रेगी, कल मिलते हैं विंग।" और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वांगजी ने दरवाज़ा बंद किया, उस कमरे में फिर से अंधेरा छा गया और विंग विंग रो पड़ा काफ़ी तेज़ी के साथ। वो चिल्लाता रहा और अपनी ज़ंजीरें खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ज़ंजीरें बहुत ज़्यादा मज़बूत थीं। विंग के हाथों में दर्द होने लग गया था। फिर भी वो कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला रहा था और उसकी चीख और उस जंजीरों की आवाज़ के साथ-साथ बाहर तेज़ी से बिजली भी कड़कने लगी थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की तेज़ बूँदें छत पर गिर रही थी और वहीं लान वांग अपनी कार में बैठा था और उसके हाथ में विंग का फ़ोन था। वो विंग के फ़ोन को चेक कर रहा था। उसने देखा और उसने जियांग चैन का मैसेज पढ़ा और साथ ही उसका कॉल भी देखा। ये सब देखकर वांगजी मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत नहीं थी, बल्कि खतरनाक थी। वांगजी ने कहा, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका अंत मैं डिसाइड करूँगा। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने विंग के फ़ोन को रख दिया और अपना फ़ोन चेक करने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा, उसके फ़ोन में कोई मिस्ड कॉल नहीं था। वो मुस्कुराया और सोचा, इसमें नई बात क्या है? हमेशा वो यही सब देखता था। वाक़ई में वांगजी को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन वांगजी ऐसा निकल जाएगा, ये भी तो उसकी फैमिली वालों ने शायद सोचा नहीं था। अब आखिरकार विंग का क्या होगा? क्या वांगजी वाक़ई में विंग को पसंद करता है या फिर बस ये उसका एक जुनून है? वो तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। क्या वांगजी विंग को हमेशा जैसे अपने शिकार को टॉर्चर करता है वैसे टॉर्चर करके मार देगा? या फिर विंग के लिए जो उसकी दीवानगी पनप के आ रही है, वो और भी ज़्यादा खतरा विंग के लिए साबित होगी? और आखिरकार विंग कैसे वांगजी से खुद को बचा पाएगा? ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या जियांग चैन और बाकी दोस्त विंग को ढूँढ पाएँगे या वांगजी अपने काले इरादों में सफल हो पाएगा? ये सब हम आगे स्टोरी में देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे मैं सोच रही थी कि इसे थोड़ा और लॉन्ग कर दूँ, पर मेरे पास इतना ही टाइम था तो मैं इतना ही इसे रिकॉर्ड कर पाई। इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ले आऊँ। स्टोरी अभी तक इसमें मैंने जितनी रिकॉर्ड की है उससे आपको पता चल गया होगा कि ये कोई अच्छी मतलब बढ़िया जो होती है रोमांटिक बाबू सोना ऐसा वाला स्टोरी नहीं है। डार्क स्टोरी है और कभी-कभी ये रियलिटी भी हम देखने को मतलब हमें काफ़ी सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ केसेस हमारे सामने होते हैं और कुछ नहीं होते और जो केस हमारे सामने नहीं होते वो ज़्यादा डार्क होते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी है। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम इसकी अगली स्टोरी में। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। देन इसके सेकंड स्टोरी में हमें पता चलेगा कि आखिरकार वांगजी विंग के साथ क्या करना चाहता है और उसका ये जो जुनून है, उसकी ये जो गंदी आदतें हैं, वो वांगजी को किस दलदल में धकेलेगी, ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो आप सभी इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। देन मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस। सभी अपना ध्यान रखें, लाइफ एंजॉय करें एंड संभल कर रहें एंड अपनी पर्सनल चीज़ें ऑनलाइन किसी से भी शेयर ना करें। सेफ्टी ज़रूरी है। बाय गाइस।